हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, तो अब आपकी रेगुलर क्लासेज आएंगी। अब आपकी क्लासों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी कि इतने दिन गैप हो गया आपकी क्लास के, लेकिन अब रेगुलर क्लासेज आएंगी, आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी और सिलेबस को पूरा कराया जाएगा, जो भी सिलेबस हमने उठाया है। ओके, तो आज हम हिंदी में आपका, वैसे तो हम हिंदी उसको संधि खत्म हो गया है, क्वेश्चन आज डाल देंगे आपका टेलीग्राम पे, और हिंदी में उसके बाद संधि के बाद हम समास लेके चलेंगे। लेकिन हमारा एक टॉपिक आता है जो UPSSC में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हमारा हाल ही में वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें एक टॉपिक है संक्षेपण, पत्र लेखन एवं महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, तो उसको हम करा रहे हैं और इसकी प्लेलिस्ट हम सबसे बाद में बनाएंगे जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रेगुलर आपकी हिंदी की क्लासेस वो चलती रहेंगी, जो आपके सभी एग्जामों के लिए जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी जो क्लासेस चल रही हैं जिसमें हिंदी इंपॉर्टेंट है वो तो क्लासेज आपकी चलेंगी, वो भी वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो आपका होगा कुछ महत्वपूर्ण वीडियो एग्जाम होने वाला है, तो उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसलिए हम आज इसमें संक्षेपण और पत्र लेखन के प्रकार को आपको बताएंगे। उसके बाद डिटेल में थोड़ा थोड़ा वीडियो लाते रहेंगे। जब सारी वीडियो बन जाएंगी इसकी पत्र लेखन की जो है, तो सारी उसके बाद उसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे। उसके पहले हम जहाँ तक शाम को आपकी समास की क्लास आएगी तो उसको हम करेंगे। चलिए हम सीधे शुरू करते हैं संक्षेपण से। ओके, चलिए आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम पहले संक्षेपण को देखते हैं कि संक्षेपण क्या होता है। ओके, हमने लिखा है संक्षेपण। ओके, तो संक्षेपण की मीनिंग क्या होती है? प्रेसिस। इसमें जो है शब्दावलियों में मीनिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसकी मीनिंग आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीनिंग याद रखिएगा, प्रेसिस होता है संक्षेपण का मीनिंग, इंपॉर्टेंट है आपका बनेगा। ओके, तो संक्षेपण क्या होता है आपको समझाते हैं सरल शब्दों में कि सभी मूल भाव को क्रमबद्ध रूप से, ओके, सभी मूल भाव को क्रमबद्ध रूप से जो है संक्षेपण में क्या होते हैं, सभी मूल भाव क्रमबद्ध रूप से रचे रहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं रचे रहते हैं, तो वाक्य पूरा हो जाएगा, रचे रहते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं संक्षेपण को क्या कहते हैं। प्रेसिस कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी आपको याद रखना, मीनिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? संक्षेप यानी कि लघु रूप होता है संक्षेप मतलब। ओके, तो सभी मूल भाव को क्रमबद्ध रूप से रचे रहते हैं। संक्षेपण में जो है सभी मूल भाव क्या है, जो सभी मूल भाव होते हैं कैसे रचे रहते हैं? क्रमबद्ध रूप से ये रचे रहते हैं। सभी मूल भाव क्रमबद्ध रूप से रचे रहते हैं, ये क्या होता है? संक्षेपण होता है। और इसके दूसरे अर्थों में इसकी परिभाषा जाने तो सीधे सीधे हम जाते हैं कि संक्षेपण किसी विशाल लेख, ओके, इंपॉर्टेंट पे मार्क करते हैं। संक्षेपण किसी विशाल लेख या ग्रंथ, ओके, अथवा भाषण का वह लघु संस्करण है। क्या है? लघु संस्करण है जो मूल तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित विधि से प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है संक्षेपण का अर्थ, संक्षेपण शब्द से ही जान सकते हैं कि इसका लघु रूप की ही बात की जा रही है, संक्षेप की ही बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमने जाना था कि सभी मूल भाव क्रमबद्ध रूप से रचे रहते हैं। संक्षेपण में जो सभी मूल भाव यानी कि मुख्य जो पार्ट हैं, जो मूल भाव हैं उसके, वो एक ही क्रमबद्ध रूप से रचे रहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि संक्षेपण किसी विशाल लेख, कोई भी विशाल लेख है या ग्रंथ है या भाषण है, उसका लघु संस्करण है। क्या है संक्षेपण? उसका क्या है? लघु संस्करण है। ये याद रखिएगा कि लघु संस्करण है जो मूल तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित विधि से प्रस्तुत करता है। और ये क्या करता है? मूल तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, और संक्षेपण के अंतर्गत ही आता है आपका सार अथवा सारांश। तो सार अथवा सारांश का मतलब क्या है? आप लोग जानते होंगे, सारांश यानी कि अधिक से अधिक चीज़ों को कम से कम शब्दों में कह देना। हम पढ़ते थे क्लास, जब हम सारांश पढ़ते थे तब देखते थे पूरे पाठ का निचोड़ जो है हमें कुछ लाइनों में मिल जाता था। यानी कि किसी लंबे चौड़े यानी कि विशाल लेख का हमें कम से कम शब्दों में पूरा निचोड़ मिल जाना क्या कहलाता था? सारांश कहलाता था। तो सारांश को हम सीधे जानते हैं कि प्रमुख बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, बस इतना ही याद रखिए। क्या लिख सकते हैं? प्रमुख बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, प्रमुख बातों को संक्षेप में। ओके, सारांश हो गया। अब आगे आता है आशय। आशय की अंग्रेजी क्या होती है? पर्पस होती है। इसको याद रखिएगा, इसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। तो आशय का मतलब क्या होता है? पर्पस होता है। सीधे सीधे हम ये जानते हैं। उसके बाद देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्पष्टीकरण वाक्यों को या पूर्ण पदों का, जो भी वाक्यों का या पूर्व पदों का जो है स्पष्टीकरण करना क्या कहलाता है? आशय कहलाता है। हम आशय को दो तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जैसे संपूर्ण कथन का हम मंतव्य स्पष्ट करना क्या कहलाता है? आशय कहलाता है। यानी कि कोई भी कथन है उसका मंतव्य स्पष्ट कर देना, यानी कि इसको बता देना कि आखिर वाक्य में लिखा क्या है,
एग्जैक्ट उसकी चीज़ों को स्पष्ट कर देना क्या कहलाता है, आशय कहलाता है। और दूसरा कथन क्या है, दूसरा क्या है, कथन में आए गूढ़ पद, ओके, कथन में आए गूढ़ पदों एवं वाक्यों का स्पष्टीकरण कर देना, यानी कि जो भी कथन है उसमें आए जो गूढ़ पद हैं और जो वाक्य हैं उनका स्पष्टीकरण कर देना आशय कहलाता है। ओके, तो यानी कि एक साथ हम कह सकते हैं कि आशय का मतलब है किसी अवतरण वाक्य को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर देना, उसका आशय कहलाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। आशय हम दो तरीके से स्पष्ट करते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपका पूछ ले कि आशय को हम कितने तरीके से स्पष्ट करते हैं, तो दो तरीके से ये याद रखिएगा। ओके, दो तरीके से हम आशय को स्पष्ट करते हैं। फिर आगे आता है अन्वय। अन्वय इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, क्योंकि अन्वय देख लेते हैं हम आगे क्या होता है, भावार्थ की भांति। ओके, इससे भावार्थ मेरा छूट गया, चलिए हम आगे देखते हैं। भावार्थ की भांति मुख्य, ओके, और गौड़ बात। मुख्य यानी कि प्राथमिक बातें, गौड़ यानी कि द्वितीयक बातें। ओके, मुख्य यानी प्राथमिक बातें या प्राइमरी बातें, गौड़ यानी सेकेंडरी बातें के लिए स्थान बना रहता है। भावार्थ की भांति जो है अन्वय, जो है अन्वय क्या है, भावार्थ की भांति मुख्य और गौड़ बातों के लिए स्थान बना रहता है। तो ये हो गया आपका अन्वय। अन्वय की सीधी सीधी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि भावार्थ की भांति मुख्य और गौड़ बातों के लिए स्थान बना रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं शीर्षक। शीर्षक क्या होता है, शीर्षक होता है केंद्रीय विषय या आत्मा। ओके, शीर्षक क्या होता है, केंद्रीय यानी किसी भी अवतरण का केंद्रीय विषय या उसकी आत्मा क्या कहलाती है, उसका शीर्षक कहलाती है। हम कोई भी गद्यांश एग्जाम में आता है, देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप इसका उचित शीर्षक दीजिए, तो हम पढ़ते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, जो मुख्य शब्द लगता है, उसे हम उसका शीर्षक बना देते हैं। तो इसलिए देखते हैं हम क्या कि उसका केंद्रीय विषय या आत्मा को बताया गया है कि उसका शीर्षक है। बीच में भावार्थ छूट गया है। भावार्थ किसके बाद आता है, आशय के बाद आता है। चलिए हम आगे इसको बता देते हैं। भावार्थ या ऐसे आप सुनना चाहें तो हम बता देंगे, उसके बाद हम शीर्षक को स्पष्ट करते हैं। ओके, छूट गया गलती से। तो भावार्थ को हम देखते हैं, सीधे सीधे आप देखिएगा कि भावार्थ में क्या होता है कि लेखन की कोई सीमा नहीं होती है। किसी भी चीज़ का अगर हमें भाव स्पष्ट करने के लिए दिया गया तो हमें कोई सीमा नहीं दी गई है कि आप 4 लाइन में ही भाव स्पष्ट कीजिए। तो भावार्थ किसी भी चीज़ का स्पष्ट करने में हमें कोई लेखन की सीमा नहीं होती कि हम कितना लिख सकते हैं। हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं हम उसे उसके हिसाब से लिख देते हैं। तो भावार्थ में क्या होता है, लेखन की कोई सीमा नहीं होती। अभी हम इसके आगे इसके बारे में लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे आशय के बाद भावार्थ आता है, ये समझाना आपको यहाँ पे ज़रूरी था। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमने बताया कि लेखन की कोई सीमा नहीं रहती है और जो कथन में और जो मूल भाव होते हैं उनके साथ साथ गौड़ भावों का भी हम भावार्थ जानते हैं, भावार्थ स्पष्ट करते हैं। ओके, उनको भी स्थान दिया जाता है। तो सीधा सीधा हम देखते हैं भावार्थ में लेखन की कोई सीमा नहीं रहती है और इसमें जो है मूल के साथ साथ यानी मूल यानी जो प्राथमिक शब्द हैं उनके साथ साथ गौड़ पदों को भी स्थान दिया जाता है। भावार्थ में क्या है, मूल के साथ साथ गौड़ पदों को भी स्थान दिया जाता है, यानी कि हर एक शब्द को भावार्थ में स्थान दिया जाता है। हम इसको भी आगे देख लेते हैं। चलिए हम सीधे सीधे पहले शीर्षक देखते हैं। तो शीर्षक में हमने क्या देखा कि केंद्रीय विषय या आत्मा जो होता है वो शीर्षक कहलाता है। किसी भी अवतरण या किसी भी गद्यांश का जो केंद्रीय विषय है या आत्मा है, वो आत्मा है, उससे हम क्या कहते हैं, शीर्षक कहते हैं। जो हमें पद मुख्य लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, उन्हें हम शीर्षक बनाते हैं। ऐसे ही हमारे एग्जामों में पूछा जाता है कि उचित शीर्षक दीजिए और हम उसमें पढ़ के जो हमें सबसे ज़्यादा उचित लगता है वही हम उसको शीर्षक बना देते हैं। अब देखते हैं शीर्षक चयन का आधार क्या होना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो हमें जो है शीर्षक को बार बार पढ़ना चाहिए। शीर्षक नहीं, अवतरण को जो है बार बार पढ़ना चाहिए। पहले हम जो है अवतरण को बार बार पढ़ते हैं, तभी हमें स्पष्ट होगा कि क्या हमें शीर्षक निकालना है। तो इसीलिए कई बार हमें पढ़ना चाहिए। अब एग्जाम में है तो बार बार मत पढ़िए, नहीं तो समय का हो जाएगा। इससे पहले प्रैक्टिस होती है, आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, उसके बाद आपको समझ में आ जाता है। तो कई बार पढ़ना चाहिए किसी भी अवतरण को। अवतरण यानी गद्यांश दे दिया, पद्यांश दे दिया, कुछ भी दे दिया, किसी का भी आपको शीर्षक निकालना है तो इसे हमें क्या करना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने लिखा है निहित आत्मा। तो इसमें क्या होता है, अवतरण में जो है हमें देखना चाहिए कि निहित आत्मा कौन सी है, यानी कि उसका केंद्रीय बिंदु कौन सा है, केंद्रीय विषय कौन सा है। उस अवतरण में हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि उसमें निहित आत्मा कौन सी है, यानी सबसे प्रमुख शब्द कौन सा है, उसमें प्रमुख बिंदु कौन सा है या प्रमुख केंद्रीय बिंदु कौन सा है। उसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय विषय की तरफ। देखिए उसके बाद आ गया क्या, केंद्रीय विषय की तरफ हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो हमने उसमें निहित आत्मा को ढूंढा, फिर उसके बाद हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ओके, उस पर क्या करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। ओके, और हमें ये देखना चाहिए कि जो शीर्षक है वो हमेशा सकारात्मक बिंदु से संबंधित होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए शीर्षक। ओके, सकारात्मक बिंदु वाला होना चाहिए शीर्षक। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा भी शीर्षक है वो मैक्सिमम 5 शब्दों का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए शीर्षक। 5 शब्द से ज़्यादा हमें शीर्षक नहीं बनाना चाहिए। फिर देखते हैं शीर्षक कोई भी होना चाहिए, अवधारणात्मक होना चाहिए। ओके,
और अगर आपके अवतरण में एक से अधिक कोई मुख्य शब्द आपको मिल रहे हैं तो ऑप्शन में एग्जाम में आपको क्या होता है, अथवा करके मिल जाता है। तो आप अथवा करके अगर लिखने वाला है तो अथवा करके लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में देता है, तो आपको 2 ऑप्शन देगा, अथवा करके एक दे देगा, अथवा करके दे देगा, तो उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम एक बार और देख लेते हैं शीर्षक चयन का आधार क्या होना चाहिए। शीर्षक को क्या है, कई बार पढ़ना चाहिए, फिर उसमें देखना चाहिए उसमें निहित आत्मा कौन सी है, उसको बार बार उसको ढूंढना चाहिए। उसके बाद जो उसका केंद्रीय बिंदु है उस पर क्या है, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद उसके क्या है, सकारात्मक बिंदु पे हमें फोकस करना चाहिए, सकारात्मक शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक अधिक से अधिक 5 शब्दों का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और शीर्षक जो है अवधारणात्मक होना चाहिए कि यानी कुछ उससे अर्थ निकले। ओके, और फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर एक से अधिक आपके मुख्य शब्द बन रहे हैं, केंद्रीय बिंदु बन रहे हैं, तो उसमें अथवा करके आप शीर्षक को लिख सकते हैं। ओके, तो हमने इतनी चीज़ों को जान लिया, संक्षेपण को हमने जान लिया। चलिए हम फिर से देख लेते हैं संक्षेपण यानी प्रेसिस, ये मीनिंग आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, तो ये चीज़ों को देख लीजिएगा आप। ओके, और इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा कि ये बहुत बार पूछा गया है आपको और पूछा भी जाता है। अभी हम क्वेश्चन भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आपके संक्षेपण से आए हैं, और टेलीग्राम पे आपके आज संधि का डाल देंगे, उसके बाद जब ये पूरा होगा तब इसको डाल देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने भावार्थ पीछे देख लिया था, लेकिन उसके अर्थ को नहीं देखा गया था, वो सॉरी उसमें लिखा नहीं था, हमने वैसे समझा दिया था। तो हमने देखा कि भावार्थ में क्या होता है, लेखन की कोई सीमा नहीं होती, इसमें जो है मूल पदों के साथ साथ कौड़ पदों को भी भावार्थ में स्थान दिया जाता है। बस इतना ही आपका। फिर अब देखते हैं संक्षेपण की विशेषता क्या होती है। ओके, तो विशेषता क्या है, इसमें आकार में क्या है, संतुलन होता है, यानी कि आकार में संतुलन का मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्तृत नहीं होता है, संक्षेप में होता है। ओके, फिर देखते हैं परिपूर्णता, यानी कि अपने ही शब्दों में परिपूर्ण रहता है, कम से कम शब्दों में परिपूर्ण रहता है संक्षेपण। ओके, अगर संक्षेपण है तो फिर देखते हैं विचारों में स्पष्टता, इसमें क्या है, विचारों में स्पष्टता रहती है, कम से कम शब्दों में चीज़ों को स्पष्ट की जाती हैं। लघु संस्करण हमने आपको बताया था, और उसमें क्या है, विचारों में स्पष्टता होती है। फिर देखते हैं भाषा परिवर्तन होता है उसमें। ओके, फिर सुबोधता, फिर सुसंबद्धता और क्रमबद्धता। क्रमबद्ध हमने परिभाषा में भी पढ़ा है, तो इसमें क्रमबद्धता भी पाई जाती है संक्षेपण में। तो हमने संक्षेपण की विशेषताओं को हम एक बार और देख लेते हैं। आकार में संतुलन, परिपूर्णता, विचारों में स्पष्टता, भाषा परिवर्तन, सुबोधता, संबद्धता और क्रमबद्धता। ओके, तो ये आपका संक्षेपण जो है, ये संक्षेपण वाला पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम पत्र लेखन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले संक्षेपण का एक क्वेश्चन आपका जो वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था 2018 दिसंबर में, वो क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट करते हैं, आप देखिएगा। क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, कितने शब्दों में, कितने शब्दों में लिखना चाहिए। ओके, चलिए एक बार हम और क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, संक्षेपण मूल पाठ से, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, ये आपका पूछा था यूपी SSSC वीडियो दिसंबर के एग्जाम में। ओके, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है 1/3 शब्दों में। ओके, आंसर क्या है इसका, 1/3 शब्दों में, ये नोट कर लीजिएगा, 1/3 शब्दों में ये पूछा गया था आपका वीडियो में क्वेश्चन। और आपके क्वेश्चन भी जो हैं वो आपके टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यूपी SSSC वीडियो का क्वेश्चन क्या था, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, तो आंसर है इसका 1/3 शब्दों में। ओके, तो ये हो गया हमारा संक्षेपण। अब इसके बाद हम पत्र लेखन के प्रकार पे आ जाते हैं, उसके प्रकारों को जान के फिर डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे हम पत्र लेखन पे ही आते हैं। अब हम देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो पत्र पहले हम देखते हैं शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय और विज्ञप्ति, और जो भी बच जाते हैं उनको हम विविध में ले लेते हैं। तो पत्रों के हमने प्रकार को क्या देखा है, शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय, विज्ञप्ति और विविध, और इनके अंतर्गत भी कौन कौन से आते हैं ये भी हम जानेंगे। और डिटेल में हम एक एक टॉपिक एक एक का लेके आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कि पत्र लेखन से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं शासकीय पत्र जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शासकीय पत्र के शासकीय जो पत्र होते हैं इसके कौन कौन से भाग हैं, तो पहले हम देखते हैं शासकीय पत्र, फिर देखते हैं परिपत्र, फिर द्रुतगामी, फिर पृष्ठांकन और अनुस्मारक। अब आप देख रहे हो हमने इसकी इंग्लिश क्यों लिख दी है यहाँ पे, तो लिख दिया पृष्ठांकन की इंग्लिश क्या होती है, इंडोर्समेंट। ओके, तो ये जो आपके 2016 के एग्ज़ाम में जूनियर असिस्टेंट राजस्व निरीक्षक के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है आपका, यूपी SSSC राजस्व निरीक्षक के एग्ज़ाम में आपकी पृष्ठांकन की इंग्लिश पूछी गई है, पृष्ठांकन की मीनिंग पूछी गई है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे इंग्लिश का मेंशन कर दिया है। ओके, और अनुस्मारक
की इंग्लिश क्या होती है, रिमाइंडर। इसे भी पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के ही एग्ज़ाम में। ये आरओ में शायद पूछा गया है किसी में, यूपी ट्रिपल एससी में आरओ किसी भी एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया है, आरओ में शायद पूछा गया है। तो ये इसमें जो है मीनिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इन सब में भी मीनिंग पूछी गई है, लेकिन इनको जब हम डिटेल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमने शासकीय देखा। शासकीय के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आए, शासकीय पत्र, परिपत्र, द्रुतगामी, पृष्ठांकन और अनुस्मारक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन दोनों को एग्जाम में पूछा गया है। पृष्ठांकन की मीनिंग क्या है, इंडोर्समेंट, और अनुस्मारक की मीनिंग क्या है, रिमाइंडर, ये याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं अशासकीय। अशासकीय के अंतर्गत केवल अशासकीय पत्र आते हैं और अर्धशासकीय के अंतर्गत केवल अर्धशासकीय पत्र ही आते हैं। फिर आते हैं हम कार्यालय पे, कार्यालय पत्र पे। तो कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश ही इसके अंतर्गत आता है। कार्यालय के अंतर्गत दो तरीके के पत्र आते हैं, कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश। फिर हम आते हैं विज्ञप्ति पे। विज्ञप्ति के अंतर्गत हमारे कौन कौन से पत्र आते हैं, एग्जाम में आपके पूछा गया है। इसके अंतर्गत आता है सांविधिक पत्र, विज्ञप्ति आती है, प्रशासकीय पत्र, इसकी भी मीनिंग आपकी पूछी गई है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, इसे हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। फिर प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, विज्ञापन और प्रेस नोट। विज्ञप्ति के अंतर्गत क्या क्या आया, सांविधिक, विज्ञप्ति, प्रशासकीय, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, विज्ञापन और प्रेस नोट आता है विज्ञप्ति के अंतर्गत। फिर उसके बाद जो बच जाते हैं वो विविध के अंतर्गत आते हैं, जैसे रेडियोग्राम, तार, प्रस्ताव, घोषणा, डिस्पैच, शोक संदेश और सेवाग्राम। विविध के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, रेडियोग्राम, तार, प्रस्ताव, घोषणा, डिस्पैच, शोक संदेश और सेवाग्राम। तो इसमें हमने पत्रों को जाना, हम एक बार और जान लेते हैं पत्रों को। पत्र कौन कौन से शासकीय होते हैं, अशासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय, विज्ञप्ति, और जो बच जाते हैं वो विविध में आ जाते हैं। तो शासकीय के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, शासकीय पत्र, परिपत्र, द्रुतगामी, पृष्ठांकन और अनुस्मारक। अशासकीय के अंतर्गत अशासकीय पत्र ही आते हैं, अर्धशासकीय के अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र ही आते हैं, कार्यालय के अंतर्गत कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश आता है। फिर बचता है विविध। विविध में कौन सा आ जाता है, सांविधिक, विज्ञप्ति, प्रशासकीय, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, विज्ञापन और प्रेस नोट आता है। फिर विविध में हम देखते हैं रेडियोग्राम, तार, प्रस्ताव, घोषणा, डिस्पैच, शोक संदेश और सेवाग्राम आते हैं। यानी कि इन सब चीज़ों को हमने देखा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, वो हम आपको बताएंगे, और पूरा पढ़ाने के बाद आपके टेलीग्राम पे पड़ जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन सभी को हम पूरा करने के बाद ही इसकी प्लेलिस्ट में इसको डालेंगे, ओके, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। उसके पहले हम जो हिंदी में हमारे टॉपिक, कॉमन टॉपिक चल रहे हैं, जो आपके वीडियो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके आता है हिंदी किसी भी एग्जाम में आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर थंबनेल पर मत जाइएगा, थंबनेल पे केवल यूपी टेट और सुपर टेट ही लिखा है, लेकिन बेसिक से एकदम पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो चलिए, हम पत्र लेखन हमने थोड़ा सा देखा, संक्षेपण हमने पूरा कर लिया। अब पत्र लेखन को हम डिटेल में देखेंगे बाद में, ओके। तो ये क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी लगी, और अपने को सुझाव भी दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारी टेलीग्राम आईडी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपकी, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ये टेलीग्राम आईडी है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ओके। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आपको इंस्टाग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स के नाम से, टीचिंग लर्नर्स शालिनी, इस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब पे मत पूछा करिए क्वेश्चन ऐसे कि आप कहाँ से हैं मैम, या ऐसे कुछ क्वेश्चन। टीचिंग लर्नर्स शालिनी, ओके, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सारी चीज़ें हैं। और यूट्यूब पे क्लास से ही संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बने रहें हमारी क्लास पे। और आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। आज बहुत बहुत सॉरी, इतने दिन का गैप हो गया, अब इसके बाद गैप नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।